हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। आप सभी छात्रों का साइन स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछले कक्षाओं में हमने देखा, परमाणु, अणु और आयन से संबंधित रासायनिक संयोजन के गुणधर्म को पढ़ा। किसके? रासायनिक संयोजन के गुणधर्म को पढ़ा। ठीक, कि जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं, यौगिक बनता है, तो उनके सापेक्ष कौन कौन से नियम कार्य करते हैं। अब हम लोग देखेंगे परमाणु। ठीक है, ये टॉपिक है, ये चैप्टर का नाम है, नाम है परमाणु, अणु और आयन। क्लास 3 और चैप्टर नंबर कितना? 3 है। ठीक है, क्लास 9 और चैप्टर नंबर 3, परमाणु, अणु और आयन। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग परमाणुओं की। किसकी बात करते हैं? परमाणुओं की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। परमाणु, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एटम। क्या बोलते हैं? चलते हैं थोड़े विस्तार से, अगर हम समझते हैं तो देखिए, हमने कहा कि सबसे पदार्थ, क्या पदार्थ, ठीक, पदार्थों को रासायनिक गुणधर्म के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में बांटा गया। एक को कहा गया तत्व, दूसरे को कहा गया यौगिक और तीसरे को कहा गया मिश्र। ठीक, तत्व, यौगिक और मिश्र। अब जरा ध्यान दीजिए, इस तत्व को 3 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। एक को कहा गया धातु, एक को कहा गया अधातु और एक को कहा गया उपधातु। तत्वों को 3 वर्गों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक, अब हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इससे अलग अब हम नहीं बढ़ सकते हैं। धातुओं के बाद अगर कोई पदार्थ को बांटना चाहे तो नहीं बांट सकता है। ठीक है, जो तत्व हैं, तत्व के सबसे छोटी इकाई, तत्व की, अगर हम परमाणु की परिभाषा लिखें, तत्व की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई, तत्व की सबसे छोटी इकाई जो अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है, जिन्हें हम इस आंखों द्वारा, जिसे हम नंगी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? उसे परमाणु कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे परमाणु कहते हैं। मतलब जो परमाणु है वो तत्वों की सबसे छोटी इकाई है, जो अविभाज्य है और जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? परमाणु। अब थोड़ा और समझते हैं परमाणु। ठीक, देखो ऐसा है, परमाणु को सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि जो परमाणु है वो कैसा है? गोलाकार है। हालांकि ऐसा नहीं कि सभी परमाणु गोलाकार ही हैं, लेकिन सामान्यतः हम लोग मानते हैं कि जो परमाणु है उनका आकार कैसा है? गोलाकार है। ठीक, और ये इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि इनका जो व्यास है, ठीक है, इनका जो व्यास है वो 10 का पावर -15 मीटर। कितना है इनका जो व्यास है? परमाणु का जो व्यास है, यहां से यहां की जो दूरी है, ठीक है, वो कितना है? 10 का पावर -15 मीटर। मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, यहां लिख दीजिए परमाणुओं का या परमाणु का क्या व्यास, जो 10 का पावर -15 मीटर है। ठीक, अब जरा समझिए कि ये जो परमाणु, इसके आकार को हमने समझ लिया। क्या समझ लिया? आकार क्या? कि इसका जो सामान्यतः आकार है परमाणु को, कैसे होते हैं? गोलाकार होता है। कैसे होता है? गोलाकार होता है। ठीक, अब इस गोलाकार के जो बीच वाले भाग हैं, इसको हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? इस केंद्र में परमाणु के 2 कण पाए जाते हैं। कितने कण? 2 कण। मतलब जो परमाणु है वो कितने कणों से मिलकर बने हैं? 3 कणों से। कितने कणों से? 3 कणों से। पहले वाले कण का नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉन।
दूसरे वाले कण का नाम है प्रोटॉन, ठीक है, और तीसरे वाले का नाम है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, ठीक। तो इस केंद्र में किसी भी परमाणु की गोलीय संरचना में इसके केंद्र में दो प्रकार के कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन जिसको N से सूचित करेंगे, प्रोटॉन को P से सूचित करेंगे और इलेक्ट्रॉन को E से। तो अब हम यहां लिख सकते हैं N और P, क्या लिख सकते हैं N P, जबकि बाहर जो इलेक्ट्रॉन ये कण होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। हमने यहां एक शब्द लिखा अविभाज्य, लेकिन फिर भी आपको दिख रहा है कि भैया ये तीन कणों में क्या आ रहा है, टूट रहा है, या दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। लेकिन अच्छे तरीके से समझ लीजिए, किसी भी परमाणुओं को कितना भी खंड में तोड़ना चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अलग हो ही नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉन एक निकल भी जा रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन और क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। मतलब कोई परमाणु बिना इलेक्ट्रॉन का, बिना प्रोटॉन का, बिना न्यूट्रॉन का नहीं हो सकता है। इसमें अगर स्थानांतरण हो रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है, मान लीजिए यहां से अगर इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है, ठीक है, क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है, तो भी इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो हम क्या बोलते हैं, इस तत्व का जो परमाणु है इस पे कौन सा आवेश होगा, प्लस होगा। कौन होगा, प्लस, मतलब हाँ धनात्मक। क्या, धनात्मक। अगर इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है तब हम क्या कहेंगे, इसको ऋणात्मक। क्या कहेंगे, ऋणात्मक। तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जो परमाणु है वो अविभाज्य, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तो दम नहीं हो सकते अलग, एक साथ ही रहेंगे। कहां, नाभिक में, जिसको हम लोग केंद्र बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि बाहरी कक्षा जो दिख रहा है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ी और अगर हम चर्चा करें इस पे, तो इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। क्या होता है, गतिशील होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में इस तरह से, ठीक है, क्या करेंगे, रन करेंगे। क्या करेंगे, रन करेंगे। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रन नहीं करते हैं, मतलब वो गतिशील नहीं है, ठीक है, स्थिर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हल्के होते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हल्के नहीं होते हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए, और भी आपको परमाणु, अणु और आयन के विषय में आगे का जो क्लास है, जैसे अगर आप 10th पढ़ते हैं, 11th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, तो और भी इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी, ठीक। यहां आपको बस इतना समझना है कि जो परमाणु है तत्व की सबसे छोटी इकाई है, जो अविभाज्य, जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उसे हम क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं। आप ये भी समझ लीजिए कि जो तत्व है उसका सामान्य जो आकार है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। लेकिन आगे क्लास में अगर पढ़ते हैं तो इसका आकार अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जो परमाणु होते हैं कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं, गोलीय कण जैसे होते हैं। चलिए, अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो जल्दी से ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, परमाणुओं का आकार। कि सामान्यतः परमाणु कैसे होते हैं, गोलीय आकार के होते हैं, जो हमने बताया, जिनका व्यास कितना, 10⁻⁻15 मीटर होता है। परमाणुओं के आकार को किसमें, नैनोमीटर में मापा जाता है। जैसे अगर हाइड्रोजन के परमाणु का आकार, हाइड्रोजन के परमाणु का आकार अगर लिखना चाहेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर होगा। कितना होगा, 10⁻⁻10 मीटर। अब हमें पढ़ना है परमाणुओं और तत्वों के संकेत, ठीक है, परमाणुओं और तत्वों के संकेत। अब देखिए, सबसे पहले संकेत की अगर हम बात करें, सिंबल की अगर हम बात करें, तो किसी भी नाम का जो विस्तार है उसको संक्षेप में लिखना, ठीक है, किसी संकेत में लिखना, ठीक है। तो यहां भी परमाणुओं को या तत्वों के किसके, तत्वों को एक संकेत में क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। एक और चीज ध्यान रखिए,
अगर मान लीजिए हम हाइड्रोजन तत्व की बात करते हैं तो हाइड्रोजन तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होंगे। क्या होंगे? सभी परमाणु एक जैसे होंगे। या फिर हम सोडियम का लें तो सोडियम में मौजूद सभी परमाणु एक जैसे होंगे और इनके गुण धर्म क्या होंगे? एक जैसे होंगे। लेकिन हाइड्रोजन का और सोडियम का, इन दोनों के तत्वों के जो परमाणु है अलग अलग गुण क्या करेंगे? दर्शाएंगे ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तरह और सोडियम सोडियम की तरह। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके संकेत के बारे में, परमाणु और तत्वों के संकेत। कह कि सर्वप्रथम जो डाल्टन है, कौन है? डाल्टन, जिसका विषय में हमने पीछे भी पढ़ा, डाल्टन, जिन्होंने परमाणु किससे संबंधित क्या दिया था? सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, डाल्टन ने सबसे पहले तत्वों के संकेत को बताया। ठीक है, किसने? डाल्टन ने। ठीक है, डाल्टन ने तत्वों को चित्रों के माध्यम से, डाल्टन ने तत्वों को चित्रों के माध्यम से क्या किया? निरूपित किया, बताया, समझाया। डाल्टन ने तत्वों को चित्रों के माध्यम से निरूपित किया या समझाया। अब चित्र जैसे मान लो अगर हम कुछ उदाहरण ले, उदाहरण के तौर पे तो आपके बुक में लिखे गए हैं, देखिए हाइड्रोजन को उसने एक वृत्त बनाया और उसमें क्या दे दिया? बिंदु बना दिया। ठीक, ये किसके संकेत हो गए? हाइड्रोजन को। कार्बन को उसने क्या किया? एक गोल बनाया और उसको ब्लैक कलर से, मतलब इसको भर दिया इस तरह से। इसको उन्होंने क्या कहा दिया? कार्बन का दिया कि भैया ये किसके संकेत है? कार्बन। ऑक्सीजन को खाली रखा, मतलब इसमें कोई नहीं, केवल एक वृत्त बना दिया और कहा कि ये क्या हो गए? ऑक्सीजन हो गए। ठीक, इस तरह से और भी फास्फोरस को, सल्फर को उसने ऐसे बनाया, एक वृत्त बनाया और चारों तरफ ऐसे घेर दिया। इसको उसने क्या कहा? सल्फर का। क्या कहा? सल्फर। सल्फर। अब देखो, डाल्टन ने तत्वों को चित्रों के माध्यम से निरूपित किया। कुछ उदाहरण हमने लिखा, हाइड्रोजन को इस तरह से दिखाया, कार्बन को दिखाया, ऑक्सीजन को दिखाया और सल्फर को। तो ये तो लिखना कठिन है, बनाना चित्र क्या है? कठिन है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बर्जिलस। एक और वैज्ञानिक है, ऊपर वाला शायद आप लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, कह रहा कि इसके बाद जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है बर्जिलियस। क्या नाम है? बर्जिलियस। इन्होंने तत्वों को उनके नाम के आधार पे, ठीक है, बर्जिलियस ने तत्वों को उनके नाम के आधार पर सांकेतिक नाम के आधार पर निरूपित किया। नाम के आधार पर क्या किया? निरूपित किया। इसे निरूपित करने के लिए उन्होंने कई नियमों को क्या किया? प्रतिपादित किया। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे निरूपित किया जा रहा है। संकेतों को निरूपित करने के नियम। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें 3 नियम बताए गए हैं। 3 नियम बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला नियम बता रहा है कि इसके अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर, ठीक है, इसके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर का प्रयोग किया जाता है। का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, किसकी बात करें? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में देखिए सबसे पहला लेटर क्या है? एच है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर सल्फर लिखा है, सल्फर, तो यहां क्या लिखेंगे?
एस लिखेंगे संकेत के रूप में। तो कह रहा है कि इसके अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर का प्रयोग किया जाता है, मतलब हाइड्रोजन लिखा है तो एच, सल्फर लिखा है तो एस, ठीक है। दूसरा देखिए नंबर 2 में क्या कर, अगर मान लीजिए जब एक ही नाम का जैसे सल्फर हो गया और भी एस से जैसे जुड़ा हुआ नाम, अगर हाइड्रोजन से हीलियम हो गया तो हीलियम में एच आ रहा है और हाइड्रोजन में भी क्या आ रहा है, एच आ रहा है। अब ये दोनों कैसे हो गए, एक जैसे हो गए नाम के ना, तो अब एक जैसे नाम के हो गए तो उनमें 2 अक्षरों को क्या किया गया, लिया गया। कितने अक्षरों का, 2 अक्षर। जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पे हम लिखते हैं, पहले उदाहरण दिखाते हैं। जैसे हम लिखते हैं हीलियम, क्या लिखा हमने, हीलियम, ठीक है। और एक हमने लिखा सिलिकॉन, क्या लिख दिया, सिलिकॉन। अब देखिए जरा, यहां भी सल्फर एस से शुरू है और यहां भी सिलिकॉन क्या है, एस से शुरू है। यहां हीलियम एच से शुरू है और यहां हाइड्रोजन एच से शुरू है। अब हम यहां क्या करेंगे, डिफरेंट करने के लिए हम इसके 2 लेटरों, कितने लेटरों को, 2 लेटरों का प्रयोग, हीलियम में एच ई और सिलिकॉन में एस आई का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्व जिनके नाम के प्रथम अक्षर ना, जिनके नाम के प्रथम अक्षर क्या हो, समान हो तो उनके 2 लेटरों को, उनके 2 अक्षरों को संकेत के रूप में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने दिखाया हीलियम, है ना, क्या लिखा हमने, हीलियम। फॉर एग्जाम्पल में हीलियम में आप क्या लिखिएगा, एच ई, जबकि सिलिकॉन में क्या लिखिएगा, एस आई, ठीक है। एक बड़ा और एक छोटा, यहां भी हीलियम एक बड़ा और एक छोटा, एच ई और एच आई। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनका नामकरण, ठीक है, 3 नंबर यहां लिख देते हैं। कह रहा है जिनका नामकरण उनके तत्वों के लैटिन नाम से किया गया, ठीक है। कुछ तत्वों का नामकरण उनके लैटिन नाम से किया गया, ठीक। जैसे हमारी भाषा संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ऐसी एक भाषा है कौन से, लैटिन भाषा, ठीक है, जो यहां नहीं विदेशों में चलती है। उसमें कई, वहां से भी कई तत्वों के नामकरण क्या किए गए, लिए गए। जैसे हम अभी बात करते हैं सोडियम, सोडियम लिखते हैं ना, सोडियम, Na, सोडियम, तो इसका वाकई में नाम सोडियम ने, Na, अब देखो ना सोडियम लिखोगे, सोडियम, तो देखो तो एस Na आ रहा है, सोडियम में Na आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसे इस आधार पर नहीं, लैटिन शब्दों के आधार पर लिया गया है। इसको बोलते हैं नाइट्रियम, नाइट्रियम, NaTrium, नाइट्रियम। अब यहां से Na को क्या किया गया, लिया गया है, ठीक। इसी तरह से कॉपर हो गया, लेड हो गया, और भी बहुत सारे जो तत्व हैं उनका नामकरण किससे, लैटिन शब्दों से लिया गया है, ठीक। एक और टॉपिक है छोटा सा, परमाणु द्रव्यमान। क्या है, परमाणु द्रव्यमान, जिसको हम लोग अभी देख लेंगे। इसका भी जल्दी से आप लिख लीजिए, तत्वों को निरूपित करने के नियम, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग परमाणु से संबंधित और आपके क्लास से संबंधित एक टॉपिक और है परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में। जैसे अगर जब भी बात किया जाता है माप का या माप तौल का बात किया जाता है, तो पुराने समय की अगर हम बात करें, कब, पुराने समय की अगर हम आपसे बात करें, तो पुराने समय में चावल के बदले
चावल ही मिलता था और आटा के बदले आटा मिलता था। लेकिन ये चावल और आटे का जो माप था, एक कटोरा, एक गिलास या आपके घर में जो बर्तन है पड़ोसी उससे दिया और उसी से ले लिया नाप कर। हाँ, वस्तु से भी, वस्तु जो भी माप तोल के मिलता था। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिए कि अब कोई ना कोई आधार है, या फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ, मान लीजिए वस्तु को देना है तो हम एक बटखारे का इस्तेमाल करते हैं, और ये बटखारा किससे बना होता था? पत्थर का। अरे गांव में जाइए, सवा सेर, पौने सेर, कच्चा सेर, पक्का सेर जाइएगा तो इस तरह का बना रहता है। अब आप और हम तो चकित हो जाएंगे, भैया ये क्या है, लेकिन एक यूनिट को मानकर, एक मापक को मानकर वस्तुओं को क्या किया गया? मापा गया, तौला गया, और उसके द्रव्यमान को बताया गया कि इसके जो द्रव्यमान है इतने हैं। ऐसे ही जो परमाणु द्रव्यमान है, इसके द्रव्यमान को सबसे पहले ऑक्सीजन के आधार पर, किसके आधार पर? ऑक्सीजन के आधार पर तोला गया, देखा गया। ऐसा क्यों? ऑक्सीजन के आधार पर ही क्यों किया गया? क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है, O2 एक ऐसा तत्व है जो लगभग अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाता है। हाइड्रोजन को लीजिए, कार्बन को लीजिए, सोडियम को लीजिए, फ्लोरीन को ले लीजिए, क्लोरीन को ले लीजिए, या फिर लोहे को लीजिए, कॉपर को लीजिए, तांबा को लीजिए, या और भी कई तत्वों को लीजिए। इन सभी तत्वों के साथ ऑक्सीजन क्या करता है? बहुत आसानी से क्या करता है? मैच कर जाता है, या फिर आसानी से यौगिक बना लेता है। तो उस समय ऑक्सीजन के 1/16वां भाग का, किसका? कह रहा कि इस परमाणु का जो द्रव्यमान है ऑक्सीजन के 1/16वें भाग, कौन सा भाग? 1/16वें भाग से अन्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया गया। ठीक है, किससे? ऑक्सीजन के 1/16वें भाग से। ठीक है, 1/16वें भाग से किया गया। क्यों किया गया? हमने दो कारण बताया। सबसे पहले यह कारण बताया कि जो ऑक्सीजन है वो आसानी से हमें क्या होता है? हाँ, यौगिक बनाता है। अधिकांश कारक की ऑक्सीजन एक तत्वों के साथ यौगिक आसानी से बना लेता है। दूसरा ये कि इस तत्व का जो द्रव्यमान है, जो द्रव्यमान इकाई है, द्वारा अधिकांश तत्वों के द्रव्यमान इकाई पूर्णांक संख्या में, किस संख्या में? पूर्णांक संख्या में हमें क्या होता है? प्राप्त होता है। इसके 16वें भाग से अगर हम करें तो हमें बहुत सारे तत्वों का जो द्रव्यमान निकलेगा वो किस में निकलेगा? पूर्णांक संख्या में निकलेगा। ठीक, अब देखिए कुछ कठिनाइयों के बाद दूसरा आया, कौन? कार्बन। कौन आया? कार्बन, सी। ठीक है, अब जो सी है कार्बन, आप जानते हैं कि दुनिया के जो अधिकांश या लगभग सारी वस्तुएं जिनमें सब में क्या पाए जाते हैं? कार्बन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? कार्बन। और कार्बन भी एक ऐसा तत्व है जो आसानी से कई तत्वों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक, तो कार्बन के 1/16वें, अब जैसे यहां था 1/16वें ना, तो 1/12वें भाग से, किस भाग से? 1/12वें भाग। चलिए, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो समझिए। जैसे मान लीजिए एक तरबूज है। क्या है? एक तरबूज है। इस तरबूज को हमें और भी कई वस्तुओं को क्या करना है? तोलना है। तो इस तरबूज को हमने कई भागों में क्या किया? काट दिया, अलग अलग भागों में। कोई, किसी को हमने 2 भागों से तौल कर दिया, किसी को 3 भागों से तौल कर दिया, किसी को 4 भागों से तौल कर दिया। ठीक, इस तरह से कार्बन के कितने भाग? 12। और इसके जो 12वें भाग है उससे परमाणु द्रव्यमान को क्या किया गया? मापा गया। ठीक, तो अब आप आसानी से परमाणु द्रव्यमान क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। ठीक, लिख भी देते हैं। कुछ और बातें समझते हैं। जैसे हमने कहा कि किसी भी द्रव्यमान को मापने के लिए यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले परमाणु के द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए, ठीक है, मापने के लिए, ठीक है, AMU, किस यूनिट का इस्तेमाल किया गया? AMU, जिसको कहा जाता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन आधुनिक समय में या वर्तमान समय में, वर्तमान काल में, वर्तमान समय में, ठीक है, अभी हम लोग क्या यूज करते हैं? केवल यू। क्या करते हैं? यू। किसके आधार पे करते हैं? IUPAC। IUPAC
सी, यह एक तरह की प्रणाली है जिसके आधार पे सभी तत्वों का द्रव्यमान निर्धारित किया गया। जैसे हम लोग एसआई मात्रक की बात करते हैं, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो मात्राएं हैं उनको निर्धारित किया गया, ऐसे ही आईयूपीएससी के आधार पर इनका नामकरण, तत्वों का नामकरण और तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को भी क्या किया गया, निर्धारित किया गया। ठीक है, आईयूपीएसी, ठीक है, आईयूपीएसी। चलिए, अब हम इतनी बातें समझ ली। अब हम लोग लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान। क्या लिख सकते हैं? परमाणु द्रव्यमान। चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं, बताते हैं, मिटा देते हैं। इतनी आपकी बात समझ में आ गई आपको? परमाणु द्रव्यमान अगर आपसे पूछ रहा है तो आप क्या बताए? किसी तत्व के, ठीक, किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत, ठीक है, उस परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन का 12वां भाग ना, कार्बन का 12वां भाग का कार्बन, और हमने यहां के लिए क्या लिखा? 12 लिखा। कार्बन 12 मतलब कार्बन के 12वें भाग परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के क्या होता है? बराबर होता है भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है या ज्ञात किया। आपको लग रहा है लंबा चौड़ा, फिर भी एक बार समझ लीजिए और संक्षेप में भी बता सकते हैं। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को, मतलब उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत द्रव्यमान का, कार्बन कौन? 12वां। अब कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं। कितने? 2 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, मतलब उसके स्थान 2 जगह होते हैं, ठीक है। कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा क्या होता है? परिभाषित होता है। इसको और सरल तरीके से लिख सकते हैं, किसी तत्व के द्रव्यमान को, परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 के 12वें भाग द्वारा प्राप्त द्रव्यमान क्या कहलाएगा? उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। आपको बता दें कि अब आपको जो परमाणु संख्या है और परमाणु जो द्रव्यमान है उसे आपको याद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसमें कुछ लिख देते हैं। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की कितनी है? 1 है। कितना है? 1 है। ऐसे ही अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन 12, कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन को लें तो नाइट्रोजन का कितना है? 14 है। इस तरह से आपके बुक में सारणी 3.2 में बहुत सारे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक इससे से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ। आज हमने देखा परमाणुओं के विषय में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अणुओं के विषय में